वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज हिस्ट्री के क्वेश्चंस को उठाते हैं। इससे पहले ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। तो आज आपके एनडीए 2021 के फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री का सेक्शन पूछा हुआ था, आज मैं उसको डिस्कस कराऊंगी। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेयर वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वॉज अ स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको बताना है कि शेल ऑब्जेक्ट जो होता था, एक तरीके का पत्थर होता था, उसको बनाने के जो एविडेंसेस थे वो आपको कहाँ से मिले हैं। अब ऑप्शन में दिया हुआ है लोथल, बालाकोट, अमरी या फिर कोटारकोट दीजी। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बालाकोट। अगर मैं बालाकोट की एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। अब थोड़ा सा एक बार हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी जानते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड ऑल अबाउट 1500 से लेके 1800 BCE तक काउंट होता है, जिसमें आपका 1921 में एक साइट डिस्कवर हुई थी जिसको मैंने कहा था क्या, हड़प्पा। और 1922 में एक साइट डिस्कवर हुई थी जिसको मैंने कहा था मोहनजोदारो। अगर मैं हड़प्पा की बात करूं कि हड़प्पा को किसने डिस्कवर करा था, ये था आपका दयाराम साहनी। और अगर मैं मोहनजोदारो की बात करूं तो ये था आपका आर डी बनर्जी। ठीक है, अब ऐसा तो था नहीं कि ये सिर्फ दो साइट ही थी। अच्छा, अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक और नाम पूछूं तो आपको क्या हो जाएगा, इसी को ही मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलती हूँ और इसी को ही मैं ब्रोंज एज भी बोलती हूँ। अब देखिए, थोड़ा सा एक बार हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ साइड को बताती हूँ। सबसे ईस्टर्न साइड क्या थी, यूपी का आलमगीरपुर। सबसे वेस्टर्न आपकी क्या रहती है, लोथल, जो कि ये मेंशन भी करी हुई है, और ये आपकी पड़ती थी गुजरात में। अगर मैं सबसे साउथर्न साइड की बात करूं, ये थी आपकी दयामाबाद और ये थी महाराष्ट्र में। अब अगर मैं सबसे नॉर्थर्न की बात करूं, ये थी आपकी मांडा, जो थी आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये वाली जो सिविलाइजेशन थी ये पाकिस्तान में भी थी, साथ ही साथ आपके अफगानिस्तान वाले रीजन में भी फैली हुई थी। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मेसोपोटामिया और इजिप्ट, इन सब कंट्री में इनके कहीं ना कहीं ट्रेड एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, अब मैंने एक नाम लिखा इसका, ब्रोंज एज। अब देखिए, ब्रोंज कैसे बनेगा आपका, कॉपर प्लस टिन से बनता था। तो कॉपर के जो एविडेंसेस आपको मिलेंगे वो खेतरी माइंस राजस्थान से आते थे, और जो आपका टिन था वो ये लोग अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट करा करते थे। और इन दोनों को ब्लेंड करके फिर आपकी क्या बोलते हैं कि लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज करके बहुत सारी आइडल बनाते थे, जिसमें आपकी एक ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल आती है। वो आपको कहाँ से मिलेगी, मोहनजोदारो से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, Which one of the following was not a part of Dham King of Ashoka? पहला है honoring the king, दूसरी है tolerance of religion other than one's own, ठीक है, respecting brahmanas, अगला है promoting the welfare of the subjects। अब देखिए, अशोका की अगर मैं बात करूं तो आप जब भी मगध एम्पायर पढ़ते हो, हम लोग सबसे पहले वैदिक एज करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग वैदिक एज में एंटर करते हैं, जहाँ से आपकी जन के बाद बने थे जनपद, और जब मैं बहुत सारे जनपदों को मिला देती थी तो आपके बन गए थे महाजनपद। और जब मैं इन्हीं महाजनपदों को मिला कर देती थी, इंडिया में टोटल 16 महाजनपद होते थे, और 16 में से एक सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट निकल के आता था आपका मगध एम्पायर। मगध एम्पायर पर रूल करने वाली सबसे पहली डायनेस्टी थी हरियंका डायनेस्टी, फिर आपकी आती है शिशुनाग डायनेस्टी,
फिर आपकी आती है कालाशोक डायनेस्टी, और फिर कालाशोक डायनेस्टी के बाद आपका आती है नंद डायनेस्टी, और इसी नंद डायनेस्टी को ख़त्म करके कौन आती है? मौर्य डायनेस्टी, जिसमें जो पहला राजा होता है वो कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आपका आएगा बिंदुसार, और फिर आपका आएगा अशोक। अशोका को मैं अशोका द ग्रेट बोलती हूँ, क्योंकि इसने राज्य को हथियाने के लिए अपने 101 इसके 101 भाई होते थे, करने के लिए इन्होंने अपने बहुत सारे भाइयों की हत्या करी थी। सिर्फ एक भाई था जिसको नहीं मारा था, वो इसका सगा भाई था जिसका नाम विगतशोक होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि मगध के टाइम पे जब अशोक राजा था तो इसने बहुत इंडिया को अपने नीचे अंडर में बहुत सारा इंडिया को रूल कर लिया था। लेकिन एक स्टेट बच जाता है कलिंग। कलिंग पे जब आक्रमण करता है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी देखी नहीं गई थी और फिर उसमें इतना मास मैसेकर हो गया था, जिसके बावजूद ये जो अपनी वायलेंस की नीति होती है, ठीक है, उसको चेंज करके धम्म की नीति में मतलब बेरी घोष की नीति से ये स्विच हो जाता है कहाँ पे? धम्म घोष की नीति पे। और जब बुद्धिज्म को अपनाता है तो बुद्धिज्म अपनाने के बाद ये क्या करेगा कि जगह जगह पे अपने मैसेजेस खुदवाएगा, अपने रोक एडिक्स खुदवाएगा, पिलर एडिक्स खुदवाएगा, और साथ ही साथ अपने साथ धम्म महामाता को अपॉइंट करता है। बेसिकली उनका काम होता था कि आपने बुद्धिज्म के जितने भी मैसेजेस हैं उनको सारे को प्रमोट करिए, और जो धम्म महामाता से उनकी अपॉइंटमेंट में एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता था कि बुद्धिज्म के जितने भी उसने मैसेजेस प्राकृत लैंग्वेज में खुलवाए हुए थे, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे उन मैसेजेस को पढ़िए और जनता तक ये सारी की सारी बातें पहुँचाइए। ठीक है, तो बी में क्या दिया हुआ है? टॉलरेंस ऑफ रिलीजन अदर देन ओन, मतलब कि रिलीजन की नीति को आप थोड़ा सा टॉलरेट करिए। तीसरा है रिस्पेक्टिव ब्राह्मण्स, बिल्कुल कास्ट सिस्टम में जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट करना, दान दक्षिणा देना बहुत ज़्यादा प्रमोट करा था इसने। अगला है प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचिए, आप हत्या मत करिए, ये जो आपके जितने भी एनिमल्स घूम रहे हैं इनकी हत्या मत करो। ठीक है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनरिंग द किंग, मतलब किसान जो आपके राजा होते थे इनको उपाधि देता था, ये वाला काम अशोक ने नहीं करा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द पार्ट ऑफ धम्म किंग ऑफ अशोका। ठीक है, नेक्स्ट, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द शिवा टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग। ठीक है, नेक्स्ट है चिदम्बरम, नेक्स्ट है तुंजोवर, नेक्स्ट है गंगाई कोंडा चोलापुरम, और अगला है नाने घाट। बेसिकली चोल, चेर, पांड्या साउथ इंडिया में होते थे। ठीक है, संगम एज में हम लोग 3 राजा के बारे में पढ़ते हैं, चोल, चेर और पांड्या, ये होते हैं। इनके अलावा एक राजेंद्र चोला होता है, राजा राज चोला भी। मतलब अर्ली मेडिवल इंडिया में आपके बहुत सारे किंग्स आएंगे, जिनमें आप वातापी वालों को पढ़ते हो, गोलकुंडा के राजा को पढ़ते हो, बहमनी किंगडम को पढ़ते हो, विजयनगर एम्पायर को पढ़ते हो। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसा कौन सा शिव टेम्पल था जो नहीं कंस्ट्रक्ट करवाया गया था चोला टेम्पल्स के द्वारा। तो ये जो चिदम्बरम, तंजौर और गंगाई कोंडापुरम, ये 3 टेम्पल्स जो थे ये चोला किंग ने बनवाए थे। बेसिकली आपका जो ये नाने घाट वाला ये है, ये वाला चोला किंग ने बनवाया था। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, ये आपका वेस्टर्न घाट पे पड़ता है, और महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र वाले रीजन में है। और अगर मैं बताऊं कि ये बनवाया किसने था, तो ये कृष्ण देव राय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which of the following statement about the Deccan Rights Commission are correct? The commission did not hold inquiry in the districts which were not affected. Next है, the commission did record statements of रैयत, साहूकार्स, आई विटनेस। ये वाली स्टेटमेंट आपको बतानी है। देखिए, अगर मैं डेक्कन राइट्स कमीशन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं, तो ये जो था ये सूपा विलेज में उठा हुआ एक अपराइजिंग होती थी। और इस वाले डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ था कि जो मनी लेंडर्स होते थे, मनी लेंडर्स को, मतलब देखिए मैंने कहा कि ये सूपा है, सूपा विलेज में अपराइजिंग हुई थी। और ये बेसिकली पड़ता है आपका पूना,
डिस्ट्रिक्ट के आसपास। यहाँ पर जितने भी किसान थे, किसानों ने लोन जो थे उनको जो मनी लेंडर होते थे उन्होंने जो लोन्स होते थे उनको माफ़ करने से मना कर दिया था कि हम आपके लोन्स को माफ़ नहीं करेंगे, जो किसानों का कर्जा होता था। तो 1875 के आसपास जितने भी किसान थे उन्होंने मनी लेंडर्स के खिलाफ एक अपराइजिंग करी थी, उनके खिलाफ विद्रोह उठाया था। और इस विद्रोह को उठाने के लिए ही मतलब जांच पड़ताल के लिए आपका डेक्कन राइट्स कमीशन बैठा था। तो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, द कमीशन डिड नॉट होल्ड इंक्वायरी इन द डिस्ट्रिक्ट वर नॉट अफेक्टेड। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो भी इंक्वायरी हुई थी डिस्ट्रिक्ट में वो थोड़ी सी इफेक्टेड ही नहीं हुई थी। दूसरा है द कमीशन डिड रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ रैयत। रैयत का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसान, साहूकार, उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करा था। और आई विटनेस, आंखों देखी जो घटनाएं हुई थी उनको रिकॉर्ड करा गया था। दोनों की दोनों ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ जियारत। बेसिकली ये आपका डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी शेख होती है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द महावनी दिब्बा। It was the name of giant box of sweets attributed at the Mahanwami festival. दूसरा है, it was the name of massive platform with a base record of relief carvings. देखिए पहला क्या दिया हुआ, इट वॉज द नेम ऑफ द जाइंट बॉक्स ऑफ स्वीट एट्रीब्यूटेड एट द महानवमी फेस्टिवल। ये महानवमी फेस्टिवल के दौरान डिस्ट्रीब्यूट करी स्वीट्स होती थी, नहीं ये ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये बेसिकली एक स्टोन प्लेटफॉर्म होता जो आपका हम्पी वाले रीजन में स्टोन प्लेटफॉर्म होता था, जो आपके हम्पी साउथ इंडिया में जगह पड़ती है वहाँ पर करा जाता था। और इसी का अगर मैं दूसरा नाम बताऊँ तो इसी को मैं दशहरा दिब्बा भी बोलती हूँ। दशहरा दिब्बा, और एक तरीके का स्टोन प्लेटफॉर्म होता था जो कहाँ पे, हम्पी। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ठीक है, इट वाज द मैसिव प्लेटफॉर्म विद द कर्व्स ऑफ द रिलीफ कार्विंग। सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक दी हुई, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सगुन भक्ति ट्रेडिशंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है सगुन भक्ति ट्रेडिशंस ऑफ फोकस। सगुन भक्ति ट्रेडिशन फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटीज सच एज द विष्णु और हिज अवतार्स। सेकेंड है इन द सगुन भक्ति ट्रेडिशन गोड्स एंड गोडेस आर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इन द एंथ्रोपोलॉजिकल फॉर्म्स। देखो भक्ति मूवमेंट में आपके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सगुन, एक होता है निर्गुण। सगुन इज बेसिकली जहाँ पे थोड़ी सी आइडल वर्शिप को प्लेटफॉर्म करा जाता है, और दूसरा होता है कि निर्गुण जहाँ पे आपकी भगवान की पूजा करी जाती है बट बिना किसी आइडल वर्शिप के, बिना किसी इमेज के। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ कि हमें सगुन भक्ति के बारे में बताना है। पहले वाले में ये दिया हुआ कि सगुन भक्ति ट्रेडिशन फोकस वर्शिप ऑन द स्पेसिफिक डाइटी सच एज विष्णु और अवतार। विष्णु और उसके अवतार के बारे में भक्ति करने को बताया गया था। सेकंड वाले में बोला गया है इन द सगुन भक्ति ट्रेडिशंस गॉड एंड गॉडेस आर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इन द एंथ्रोपोलॉजिकल फॉर्म्स। बेसिकली उनकी किसी इमेज को पकड़ के उनकी भक्ति करी जाती थी, मन में धारणा करके। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, who among the following was considered to be the precipitator of मीराबाई। दादू, रायदास, रामदंद या फिर सूरदास। इसका जो आंसर होगा, देखिए मेडिवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट को बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, विजयनगर एम्पायर को बिल्कुल भी मत स्किप करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। तो अगर मैं बात करूँ मीराबाई की, तो मीराबाई जो थी वो एक राजपूत प्रिंसेस थी, लेकिन और
बचपन में इनको कृष्ण भगवान जी की एक मूर्ति दी गई थी, जिसके बाद उनकी ये पूजा करने लगी थी और उनके ही कहा जाता है कि प्रेम में विलीन हो गई थी। ठीक है, तो उनकी भक्ति में विलीन हो गई थी। और अगर मैं कहूँ कि इनकी शादी किससे हुई थी, मैरिज हुई थी इनकी राजा भोज, और प्रिंसेस कहाँ की थी, राजपूत। ठीक है, और जो इनके गुरु का नाम था वो था रायदास। ठीक है भाई, रायदास जो होते थे वो बेसिकली चमड़े लेदर का जो काम करने वाले एक वर्कर होते थे, और इनसे इन्होंने कृष्ण भगवान जी की, या फिर कहूँगी मैं गुरु जो इनको बोला जाता है वो रायदास जी को ही बोला जाता है। Which one of the following statements about Ain-e-Akbari is not correct? It was written by Abu Fazl. It was the part of larger called Akbarnama. ठीक है, it described the Mughal Empire having a diverse population comprising of culture. ठीक है, it was a later revised by, देखिए it was later revised by कहा जाता है कि शौकत खान। और जो इसका आंसर होगा, हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि हम लोगों को आईने अकबरी के बारे में एक स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बता देती हूँ। इट वॉज लेटर रिवाइज्ड बाय सादुल्ला खान ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहां बोला जाता है। एंड इट वॉज रिटन बाय कहा जाता है कि अब्दुल हमीद लाहौरी। अगर मैं आईने अकबरी की बात करूं तो आईने अकबरी में अकबर के बारे में बताया गया था। अकबर ने किस किस रीजन को कैप्चर करा था, उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड उनकी जितने भी क्रॉप सिस्टम को वो फॉलो करता था। और इस पे कहा जाता है कि ऑल अबाउट अबुल फजल ने 13 सालों तक काम करा था इस बुक को लिखने के लिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती was opposed the worship of idols of god and goddess. ठीक है, सेकेंड है with regard to the Veda as the infallible. थर्ड है he had meet and had discussion with ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, अगर मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहूँ तो इन्होंने कहा था कि बैक टू वेदास, आर्य समाज को इन्होंने ही अपनाया था। मतलब आर्य समाज की जो शुरुआत करी गई थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ही कही गई थी। और इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करा था। ठीक है, ही वॉज द अपोजिट, वो बिल्कुल अगेंस्ट थे कि आप मूर्ति पूजा में बिलीव करो भगवान और किसी। और इन्होंने कहा था कि ये जितने भी आपके कास्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं आपके रिलीजन से आए हैं, बल्कि इन्होंने वेदों के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज करा था। और इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस स्लोगन है बैक टू वेदास। आर्य समाज को डिस्कवर करने के बाद इनका एक फेमस है कि बैक टू वेदास, वेदों की तरफ वापस चलो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, ही वॉज अपोज द वर्शिप ऑफ गॉड, ये वाली ठीक है। दूसरा क्या है, ही वॉज रिगार्डेड एज द वेदा इनफेलिबल, वेदों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशराइज करा था इन्होंने। थर्ड है ही हैड मीन, और ये जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे तो इन्होंने डिस्कशन करी थी और अपनी कहा जाता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट करा था। आर्य समाज को इन्होंने स्टार्ट करा था जब वो कलकत्ता की विजिट पे गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज वाज फाउंडेड एट अलीगढ़ बाय सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान वाज द ग्रेट बिलीवर इन द रिलीजियस टॉलरेंस एंड हिंदू एंड पर्शियन एंड क्रिश्चियंस एंड कंट्रीब्यूटेड द फंड्स ऑफ हिज कॉलेज। आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। देखिए, अगर मैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल के फाउंडर की बात करूँ वो सर सैयद अहमद खान ही थे, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक दी हुई है। दूसरी है कि इन्होंने बहुत सारे जो रिलीजन उस टाइम इंडिया में फैले हुए थे, उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि आप टॉलरेंस की नीति को अपनाइए, सभी धर्मों की तरफ एक तरीके से बिलीव करिए। और आप देखोगे कि इसी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज में ही आपके 1906 में मुस्लिम लीग की शुरुआत होती है। ठीक है, जो कि लेटर ऑन स्टार्टिंग कर दी गई थी। और ये जो कॉलेज था, मतलब ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था, इसका बेसिक मोटिव होता था कि मुस्लिम्स को वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंस जितनी भी हो सकती है उसको ज़्यादा हम लोगों को प्रोवाइड करवा सके तो करवाना हमें चाहिए। तो बेसिकली बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, when and where did the Mahatma Gandhi make his first public appearance in India after coming back from the South Africa after 2 decades? बताइए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। When and where demand for the Purna Swaraj or the complete independence made by Indian National Congress, लाहौर 1929। ये देखिए, अब इसको समझाती हूँ।
1919 में आपका एक रिफॉर्म आया था जिसमें कहा गया था कि हम इंडियन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी और उसमें मोस्टली इंडियंस का पार्टिसिपेशन रहेगा। और इसके लिए हम 10 साल बाद एक कमीशन को भी अपॉइंट करेंगे जो ये देखेगा कि हमने जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात करी है और उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात करी है कि हमने ये अपनी बातें पूरी भी करी हैं या नहीं। तो बेसिकली आना कब था, जो रिफॉर्म है 1929 में आना था, लेकिन वो आ गया था कब, 1927 में, जिसको मैंने साइमन कमीशन कहा था। और उस साइमन कमीशन का इंडिया में बहुत ज़्यादा अपोज हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। तो जब तक आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हो, असेंबली करने की बात कर रहे हो, और उसमें जब तक कोई भी इंडियंस का पार्टिसिपेशन ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बना सकते हो? तो इसीलिए साइमन कमीशन का अपोजिशन हुआ। इंडिया में ब्लैक फ्लैग बनाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगे, तो अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज भी करे थे। और इसी के लिए फिर अंग्रेजों ने कहा था कि चलो हम इंडियंस को एक मौका देते हैं कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल पेश करिए, जिसे को ही मैं नेहरू रिपोर्ट भी बोलती हूँ। और जब नेहरू रिपोर्ट अंग्रेजों को सबमिट करी गई थी तो हमने उनको 1 साल का अल्टीमेटम दिया था कि हम आपको 1 साल का समय दे रहे हैं, या तो आप अब देख लेना, मतलब इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, इनके ऊपर तो कुछ भी अमेंडमेंट या मतलब कंसीडर करना, वरना इसके बाद जो होगा वो आपकी हेडेक होगी। तो इसलिए जब लाहौर का सेशन कांग्रेस का हो रहा था 1929 में, अंग्रेजों ने जो हमें ड्राफ्ट प्रपोजल हमें प्रपोज करके हमने उनको दिया था, उसके ऊपर कोई भी कंसिडरेशन नहीं हुई थी। तो इसी में लाहौर सेशन में हम लोगों ने अपने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, जिसमें रावी रिवर के किनारे पहली बार जो हमारा 3 ट्राई कलर का नेशनल फ्लैग है उसको फहराया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाहौर 1929। नेक्स्ट देखिए, At which of the following was the American Declaration of the Independence adopted on 4 July 1776? Second Continental Congress. Next, who among the following was the head of the government that overthrown by Bolivius in the 1917 के resolution में? इसका तो आंसर आपका होगा अलेक्जेंडर केरेंस्की। हाँ जी, ये आपके टोटल, हाँ जी 15 क्वेश्चंस थे। ठीक है, हिस्ट्री का सेक्शन इस बार थोड़ा सा 2021 में मॉडर्न के काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, बट अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो एंशिएंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा था। तो बैलेंस करके चलना, ऐसा भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ही स्किप कर दिया, एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ दिया। एनसीईआरटी पे फोकस करना, पीवाईक्यू को जितना भी सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा सॉल्व करते रहो, मैं तो यही कहूँगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।